नमस्कार साथियों, वापस से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 914 डिवीजन 2 के लिए। तो भाई मैं हल कर पाया हूँ यहाँ पे 4 सवाल। D2 मैंने सोचने की कोशिश करी। एक्चुअली मैं D1 और D2 साथ में ही सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं D2 का सोल्यूशन नहीं सोच पाया। हो सकता है कोई डेटा स्ट्रक्चर लग रहा हो D2 में, उसके बारे में ना पढ़ा हो हमने। हो सकता है सेगमेंट ट्री लग रहा हो, लेजी सेगमेंट ट्री या कुछ और, तो उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 सवाल डिस्कस करेंगे भाई, A B C D। चारों सवालों को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छा अच्छा कॉन्टेस्ट था भाई, सवाल अच्छे थे, सवालों को अच्छे से पढ़ेंगे और करेंगे। तो भाई ए सवाल है फूड। तो सवाल पढ़ते हैं एक बार। लंच बॉक्स इज डन विद प्लेइंग चेस, हिज क्वीन एंड किंग जस्ट गॉट फोक्ड इन चेस। अ फोक इज अ नाइट अटैक, when a knight attacks two pieces of higher value, commonly the king and queen। तो भाई ये चेस की बात कर रहा है। चेस में फोर्क कोई टर्म दे दी है इन्होंने हमें, मैंने सुना नहीं इस टर्म के बारे में। नाइट तो आपको पता ही होगा, घोड़ा जिसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि अगर घोड़ा अपने से ऊपर वाले को मारे, या रानी या राजा को, तो उसको फोर्क बोलता है। लंच बॉक्स नोज दैट द किंग कैन बी ट्रिकी एंड इन द वर्जन ऑफ चेस दैट ही इज प्लेइंग, नाइट्स आर इवन ट्रिकियर। ट्रिक Instead of moving one tile in one direction and two tile in another, knights in lunchbox modified the game to move a। ठीक है। तो भाई आपको पता होगा, जो घोड़ा होता है, घोड़ा क्या एल शेप में चलता है। एल शेप का क्या मतलब है भाई, कि रो में एक मूव चलता है, फिर कॉलम में दो मूव चलता है, या फिर कॉलम में दो चलता है, रो में एक चलता है, ऐसे चलता है। ये आपको पता ही होगा। तो वो कह रहा है कि ये एक और दो के बजाय उसने ए और बी दे दिया। मतलब ए एक तरफ चल सकता है, बी दूसरी तरफ चल सकता है। तो हमारा जो एल होगा, उसकी जो डंडी होगी वो ए साइज की होगी, और जो उसका जो नीचे का हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा वो बी साइज का होगा। ऐसा कुछ बोल रहा है वो, बी स्टेप्स का होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा है। लंच बॉक्स इज प्लेइंग चेस एंड एन इन्फाइनाइट चेस बोर्ड विच कंटेन्स ऑल द सेल्स एक्स वाई। तो चेस बोर्ड का साइज इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइटली लार्ज चेस बोर्ड है हमारे पास। और राजा और रानी की कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें। हमें बताना है नंबर ऑफ पोजीशंस सच दैट इफ अ नाइट वाज प्लेस्ड ऑन दैट सेल इट वुड अटैक बोथ द क्वीन एंड किंग। तो यार एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैं किसी एक कोने को पकड़ लूँ, या तो राजा को पकड़ लूँ या रानी को पकड़ लूँ, तो राजा के रिस्पेक्ट में मैं सारे पॉइंट्स निकाल सकता हूँ, जहाँ पे भी घोड़े को मैं रख सकता हूँ, जहाँ से घोड़ा अटैक कर सकता है। और मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या वहाँ से रानी को भी अटैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो अगर राजा को अटैक किया जा सकता है वहाँ से, तो रानी को भी अटैक किया जा सकता है। तो मैं अपने उसको उस कोऑर्डिनेट को मैं कंसिडर कर लूँगा, अपने आंसर में डाल लूँगा, और फाइनली मैं काउंट निकाल लूँगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। एक बार एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट केस दे रखे हैं, ए बी दे रखा है। मतलब ए एक तरफ वो चल सकता है, बी दूसरी तरफ चल सकता है हमारा घोड़ा। उसके अलावा हमें दे रखा है भाई कि अपने राजा की क्या पोजीशन है, रानी क्या पोजीशन है। और ये कह रहे हैं कि बराबर नहीं होगा। बराबर हो भी जाएगा तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है खास, पर इसमें कह रहा है चेस में होता ही है, दोनों एक एक बोर्ड पे दो लोग खड़े थोड़ा हो सकते हैं। तो ये कह रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जैसे इस फोटो में देखो, यहाँ पे घोड़ा खड़ा है अपना। घोड़े ये अपना राजा है और अपनी रानी है। तो ये जैसे इस एग्जांपल में दिखा रहा है कि हम अगर यहाँ पे खड़े होंगे तो कहाँ कहाँ पे जा सकता है घोड़ा। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो A2 दे रखा है, B1 दे रखा है। तो ये वही जो हमारा नॉर्मल घोड़े की चाल होती है वही दिखा रहा है। घोड़ा यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, जो भी पॉइंट्स पे जो भी बॉक्सेस पे जा सकता है वो ऑरेंज कलर पे कलर कर रखे हैं इसने। और यहाँ से ये राजा और रानी दोनों को अटैक कर सकता है। तो ये जहाँ पे भी खड़ा है ये एक वैलिड सेल है, क्योंकि हमें ऐसे ही सेल्स काउंट करना है जहाँ से वो राजा को भी और रानी को दोनों को अटैक कर सकता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार एक फटाफट से बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे ही रैंडम ग्रिड बना रहा हूँ। मान लीजिए आप राजा यहाँ पे खड़ा है, और आपके पास ए बी स्टेप्स दे रखे हैं। तो आप कहाँ कहाँ से अटैक कर सकते हो, वो कोऑर्डिनेट्स आप सारे निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे निकाल सकते हो, आप यहाँ जाके यहाँ जा सकते हो, यहाँ जाके यहाँ जा सकते हो, यहाँ जाके यहाँ जा सकते हो, यहाँ जाके यहाँ जा सकते हो। फिर इसके अलावा अगर आप ए और बी को रिवर्स कर दो तो ये यहाँ जाके फिर आप ऐसे जा सकते हो।
यहाँ जाके ऐसे, तो जो मेरे साथ अगर आप ऐसे करके पॉइंट्स निकालोगे तो आपको 8 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर आप उन 8 कोऑर्डिनेट्स के लिए चेक कर लो कि क्या आप रानी को मार सकते हो। कैन वी अटैक क्वीन? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए अगर किंग एक्स वाई पे खड़ा है तो आप एक्स प्लस ए वाई प्लस बी पे जा सकते हो। फिर आप ये प्लस माइनस आप वेरी करा सकते हो। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो, एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस ए। तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो वो आठों के लिए आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। फिर चेक कर लो कि क्या क्वीन उस पॉइंट से हम क्वीन को अटैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये कैसे चेक करेंगे भाई? ये चेक करना आसान है। मान लो आप x1 y1 पे खड़े हो और आपको चेक करना है कि आप x2 y2 तक पहुंच सकते हो कि नहीं। तो इसका डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस देख लो। या तो x1 माइनस x2 a आना चाहिए या b आना चाहिए। सिमिलरली y1 माइनस y2 a आना चाहिए या b आना चाहिए। तो अगर x1 माइनस x2 a आता है तो y1 माइनस y2 b आना चाहिए, और अगर x1 माइनस x2 b आता है तो y1 माइनस y2 a आना चाहिए। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। फटाफट से कोड देख लेते हैं, समझते हैं। तो यही किया है मैंने। ये एक सेट बना दिया क्योंकि कोऑर्डिनेट्स रिपीट भी हो सकते हैं, तो उसको ध्यान पे रखते हुए हमने ए बी इनपुट ले लिया, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू इनपुट ले लिया। फिर हमने क्या किया भाई, हमने सारे आठों की आठों पॉसिबिलिटीज़ ले ली। x1 में a जोड़ दिया, b जोड़ दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया, फिर उल्टा कर दिया, जो कर दिया। फिर चेक करने के लिए हम ये करेंगे कि डिस्टेंस निकाल लेंगे x कोऑर्डिनेट्स के बीच का, y कोऑर्डिनेट्स के बीच का। अगर डिस्टेंस बराबर आता है और या फिर एक एक ये ए के बराबर बैठता है, ये बी के बराबर आता है, इसका उल्टा होता है, एक वो दूसरा बी के बराबर आता है या पहला ए के बराबर आता है, तो इसका मतलब वो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो वैलिड है, उसको हम सेट में इंसर्ट कर देंगे। फिर हम एंड में सेट का साइज प्रिंट करवा देंगे। सेट की खास बात क्या है कि सेट यूनिक कोऑर्डिनेट स्टोर करेगा, यूनिक वैल्यू स्टोर करेगा। तो अगर इन केसेस में अगर रिपीटेशन हो जाती है, रिपीटेशन कब होगी? जब ए और बी बराबर हो गया या कुछ और हो गया, तो उस केस में हमारा ये जो सेट है हमारी मदद करेगा और हमें यूनिक पॉइंट्स दे देगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। चलिए फटाफट से चलते हैं 20 सवाल पे। 20 सवाल क्या बोलता है भाई, कलेक्टिंग गेम। यू आर गिवन, अच्छा सवाल है भाई, थोड़ा दिमाग लग रहा है इस सवाल में, अच्छे से पढ़ेंगे भाई, अच्छे से करेंगे। तो यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ स्कोर। इफ योर स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, then you can increase your score by ai and remove ai from the array. For each index I, output the maximum number of additional array elements that you can remove if you remove AI and then set your score to AI. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, आपको एक एरे गिवन है n इंटीजर्स का, और आप मान लो बीच में कोई गेम खेल रहे हो और आपका करंट स्कोर जो है वो अगर AI या उससे बड़ा है, तो आप AI को अपने स्कोर में ऐड कर सकते हो और उसको रिमूव करके आगे चलते बढ़ सकते हो। तो हमें करना क्या है भाई, हमें बोल रहा है कि आप इनिशियली क्या करो, कोई भी एरे का एलिमेंट ले लो, उसको हटा लो और अपने स्कोर में उसको इनिशियली वो स्कोर मान लो। फिर आपको बताना है कि आप आगे कितने एलिमेंट्स रिमूव कर पाओगे। तो आपको ये हर एलिमेंट के लिए करना है एरे के। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कंस्ट्रेंट्स में देख सकता हूँ कुछ खास है नहीं, ऑफ एंड में हमें सोचना है। एक बार एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश कर लेता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम पहला टेस्ट केस देखें यहाँ पे, 20 5 1 4 2, तो मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरा इनिशियल स्कोर हमारा 5 है, तो 5 है। मैं तो 5 स्कोर से हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं, एक को भी रिमूव कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं और 2 को भी कर सकते हैं। अब मेरा टोटल स्कोर क्या हो जाएगा इनको रिमूव करने के बाद, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, 9 10 11 12 हो जाएगा। तो अगर हम 12 को देखें तो 12 20 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब हम 20 को अपने स्कोर में नहीं जोड़ पाए। तो हम एट मैक्स 5 को रखते हुए 3 एलिमेंट रिमूव कर पाए। तो इसका आंसर आप देखें तो 3 आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 2 के लिए अगर हम चेक करें, 2 की बात करें, तो 2 के केस में हम मान लीजिए हमने 2 रिमूव किया, अब हम केवल एक ही रिमूव कर सकते हैं। अब हमारा स्कोर 3 हो गया। 3 होने के बाद हम 5 को रिमूव नहीं, 4 और 5 को नहीं रिमूव कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारा स्कोर कम है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 4 की बात करते हैं।
4 से हम 2 और 1 को रिमूव कर सकते हैं, हमारा टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम 5 को रिमूव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्कोर ज़्यादा है, तो 5 को भी ऐड कर लेंगे, 12 दोबारा हमारा हो जाएगा। तो इस केस में भी हमारा आंसर 3 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आउटपुट देखें तो 3, ओहो, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना आईपैड बंद कर दिया समझाते हुए। मैं क्या कह रहा था भाई, एक बार फटाफट से 4 की बात कर लेते हैं दोबारा से। मैं कह रहा था भाई, अगर हम 4 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 20, 5, 1, 4, 2 है। 4 हमारा हट चुका है, 2 और 1 को हटा सकते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, तो ये हमारे स्कोर में ऐड हो जाएंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 5 को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि 5 हमारा छोटा है, ये हमारा 12 हो जाएगा। अब 12 हमारा 20 से बड़ा है, तो हम 20 को नहीं इंक्लूड कर पाएंगे, तो एट मैक्स हम 3 एलिमेंट रिमूव कर पाए। तो हमें यही काम हर एलिमेंट के लिए करना है, चेक करके बताना है। तो अगर हम ब्रूट फोर्स से करने की कोशिश करें तो नहीं होगा भाई सवाल, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स काफ़ी बड़े हैं इस सवाल में। तो एक इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे मैंने ट्रिक लगाई है, मतलब एक स्टैंडर्ड अप्रोच लगाई है या ट्रिक लगाई है, जो भी बोलना है बोल लो। तो यार सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एरे को सॉर्ट कर लेते हैं भाई। एक बार मैं एरे को दोबारा से लिख लेता हूँ। ये हमारा एरे है, इसको सॉर्ट करके लिख लेते हैं। अब मान लो यार मैं एक के लिए चेक करना चाहता हूँ, मान लो मैंने एक रिमूव किया, तो अब मैं एक के लिए कोई करंट इंडेक्स सेट कर लूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जैसे मेरे को अगर 2 इसमें जोड़ना है तो मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, तो एक के केस में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं यहीं पे रहा। अब मैं अपने करंट इंडेक्स को यहाँ पे ले आऊंगा। अब मैं 2 पे आ गया। ठीक है भाई, करंट 2 पॉइंटर है मेरे पास, एक करंट इंडेक्स है और एक ये आई है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा अभी के लिए जो करंट स्कोर है वो 3 है। क्यों? क्योंकि मैं एक को तो जोड़ ही चुका हूँ, मतलब जो 2 से छोटे वाले हैं उनको तो मैं जोड़ ही सकता हूँ, क्योंकि वो हमेशा 2 छोटे ही रहेंगे, बड़े तो होंगे नहीं। तो मेरा अभी करंट स्कोर जो हो सकता है वो यहाँ तक का सम हो सकता है, क्यूमुलेटिव सम लेते हुए चलूंगा पीछे से 3 रहेगा। ठीक है, अब 4 को क्या मैं इंक्लूड कर पा रहा हूँ? फिर से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 4 बड़ा है। तो अगेन 2 के लिए 2 का आंसर 1 हो जाएगा क्योंकि मैंने पीछे से एक रिमूव कर लिया था। अब मेरा करंट इंडेक्स फिर से बढ़ के 4 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, और मेरा जो इंडेक्स है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पीछे से क्यूमुलेटिव सम क्या आ रहा है मेरा, 7 आ रहा है। अब मेरा 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो मैं अपने इंडेक्स को यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना भाई, करंट इंडेक्स यहीं रहेगा। अब मेरा क्यूमुलेटिव सम 12 हो चुका है। क्या 12 मेरा 20 से बड़ा है कि नहीं? नहीं है, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। तो अब मैं करूंगा क्या कि करंट इंडेक्स से लेके इंडेक्स तक लूप चलाऊंगा और उन सारे एलिमेंट्स के लिए मैं अपना जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी रिमूव्ड है वो अपडेट कर दूंगा एज 3। तो ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ भाई? ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अ, अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया इसके सहारे, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद इसके आगे मैं चाहे यहाँ से शुरू करूँ चाहे यहाँ से शुरू करूँ, फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगा किसी भी केस में। तो बेसिकली कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, कुछ कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स की लिस्ट आएगी हमारे पास, उनके लिए मेरा आंसर सेम रहेगा और फिर मैं आगे बढ़ता चलूंगा। तो आपको समझ में आ रहा हो, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ एलिमेंट्स की, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, और उनके साथ आगे बढ़ने के बाद हमें अपने नए ग्रुप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो नए ग्रुप के लिए हमारा आंसर फिर से कैलकुलेट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार कोड से भी समझने की कोशिश कर लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक बार ये कोड है। तो सबसे पहले मैंने एक्स वेक्टर इनपुट ले लिया, फिर मैंने एक वाई वेक्टर बनाया, उसको एक्स से बराबर किया, फिर मैंने सॉर्ट कर लिया वाई को। ये मैप क्या कर रहा है, ये मैप इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ऑर्डरिंग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमें ऑर्डरिंग वही रखनी है एलिमेंट्स की। तो करंट इंडेक्स 0 मान लिया, करंट सम वाई ऑफ 0 मान लिया, क्योंकि पहले एलिमेंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और पहले एलिमेंट तक मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया है ना। और आई मैं 1 से चालू कर रहा हूँ, अब मैं वाई लूप लगा रहा हूँ। अगर मेरा करंट सम
वाई आई से छोटा है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि आगे के एलिमेंट्स के लिए मेरा जो पर्टिकुलर ग्रुप खत्म हो रहा है, उस ग्रुप के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ एलिमेंट्स जो उसके पीछे थे उन्हीं को रिमूव कर सकता हूँ, बाकी को नहीं कर सकता। तो करंट इंडेक्स से लेके आई तक के लिए मैं अपने आंसर को अपडेट कर लूँगा, ठीक है, अपने हैश मैप में स्टोर करा लूँगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं इतने एलिमेंट रिमूव कर सकता हूँ। फिर अपने करंट इंडेक्स को आई सेट कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊँगा, और अपने क्यूमुलेटिव सम को तो मैं लेता ही रहूँगा और रिमूव का काउंट बढ़ाता रहूँगा। तो इस तरह से मैं ग्रुप्स को मैनेज कर रहा हूँ, हर ग्रुप के लिए अलग आंसर आएगा, उसको मैं स्टोर करके आगे बढ़ रहा हूँ। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपना अगर बाहर के लिए अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बच जाए हमारे पास तो उनके लिए भी अपडेट कर दे रहा हूँ। एक लूप के बाहर भी हमें करना पड़ेगा लास्ट वाले ग्रुप के लिए। फिर उसके बाद मैं अपने हैश मैप के सहारे एक्स को ट्रेवर्स करके अपने आंसर को प्रिंट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके एक बार दोबारा से ठंडे दिमाग से समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे अच्छा सवाल था, पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सी सवाल की ओर। सी सवाल क्या बोलता है आपको, यू आर गिवन array game है सवाल का नाम। यू आर गिवन एन array of n integers in one operation you can pick some ij such that I one this and append to this. Your task is to minimize and print the value of a after performing key operations. तो सवाल यार बहुत छोटा सा, स्टेटमेंट बड़ी छोटी सी है। कह रहा है आपको एक एरे गिवन है n इंटीजर्स का, एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग इंडेक्स चूज कर सकते हो और उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के उसको एरे में अपेंड कर सकते हो। ये काम हम के बार कर सकते हैं। के बार करने के बाद हमें बताना है कि मिनिमम एलिमेंट क्या रहेगा एरे में। तो आपको टेस्ट केस दे रखे हैं, के दे रखा है, के काफ़ी बड़ा है, पर आप एक बात गौर कीजिएगा, एन छोटा है यहाँ पे और ये साफ साफ बोल रहा है कि एन स्क्वायर तक आप जा सकते हो अपने सोल्यूशन को, वो भी आपका काम करेगा। तो देखते हैं कैसे सोचते हैं। तो एक सैम्पल टेस्ट केस ले लेते हैं, जैसे पहला ही ले लेते हैं। मैं इसको अपना आईपैड पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे यार ये एरे गिवन है मुझे, इसमें मुझे के 2 दे रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हमने मान लीजिए 9 और 3 को उठा लिया, 6 7 15 1 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। दो ऑपरेशन लगाया हमने और मिनिमम एलिमेंट हमारा 1 आ गया। तो हम एक से छोटा एलिमेंट नहीं बना पा रहे, चाहे कुछ भी कर लो। एक तो खैर इसमें पहले से ही था, आंसर इसका 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सवाल क्या कह रहा है। कुछ भी मतलब स्टेटमेंट में कुछ खास समझाने लायक है नहीं। तो सवाल आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर आपका के 3 या उससे बड़ा होगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ऐसा क्यों है भाई? देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एरे है, तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, A2 A3 पे ऑपरेशन लगा के एक नया एलिमेंट मान लीजिए x बना दिया, फिर दोबारा से A2 A3 पे ऑपरेशन लगा के दोबारा x आ गया हमारे पास। अब इन x का इन इस और x का और इस x का प्रयोग करके हम 0 बना सकते हैं। तो अगर हमारा k 3 या उससे बड़ा है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब बचते हैं दो केस, k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए अलग अलग से सोचेंगे, अलग अलग केसेस आएंगे। तो k इक्वल टू 1 के लिए सोचना तो बहुत आसान है भाई। या तो हमारा आंसर हो सकता है एरे में पहले से ही पड़ा हो, मिनिमम एलिमेंट ले लो, ठीक है ना भाई। अगर मिनिमम एलिमेंट आंसर नहीं है तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसको सॉर्ट कर लो और एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस देख लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। काफ़ी बेसिक बात कर रहा हूँ। या तो मिनिमम एलिमेंट देखेंगे अपन, या तो अगर मिनिमम एलिमेंट हमारा आंसर नहीं है तो एरे को सॉर्ट कर लेंगे और एडजेसेंट एलिमेंट्स के डिफरेंस देख लेंगे और उनका मिनिमम निकाल लेंगे। के इक्वल टू 2 के लिए सेम काम करेंगे, ये वाला काम तो हम करेंगे ही करेंगे जो के इक्वल टू 1 के लिए किया। इसके अलावा हम एक और चीज़ करेंगे, वो देखते हैं कैसे। अब आप देख सकते हैं कि सवाल आपको हिंट दे रहा है कि आप एन स्क्वायर तक जा सकते हैं। तो अगर आपने ये हिंट पकड़ ली होगी तो आपको एक सोल्यूशन आया होगा दिमाग में
अगर नहीं आया कोई बात नहीं, वो सोल्यूशन देखते हैं कैसे आ सकता है। कभी कभार कोड फोर्सेस वाले बेवकूफ़ भी बनाते हैं, एन स्क्वायर जानबूझ के देते हैं, पर सोल्यूशन ऑफ एन में एग्जिस्ट कर रहा होता है, पर यहाँ पे एन स्क्वायर का एक सोल्यूशन है, उसको समझते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, के इक्वल टू 1 वाला काम तो करेंगे ही करेंगे, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, सारे पेयर्स के लिए एक लूप चला देंगे। सबसे पहले हम सारे पॉसिबल पेयर्स निकाल लेंगे आई जे। तो मान लीजिए कोई ए आई जे के लिए मेरा एक एलिमेंट ए आई माइनस ए जे बना। तो एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं के इक्वल टू 2 के लिए मतलब दो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, और मैं ए आई और जे पे लगा रहा हूँ ऑपरेशन मान लीजिए कोई, और मेरा पहला एलिमेंट ए आई माइनस ए जे बन रहा है, तो जो दूसरा ऑपरेशन लग रहा होगा वो इसके साथ ही लगेगा। नहीं तो मैंने पहला ऑपरेशन इसके साथ क्यों लगाया, उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप आई जे से अपना आंसर निकालना चाह रहे हो तो पहला ऑपरेशन तो आप यही लगाओगे, और दूसरा जो ऑपरेशन लगाओगे उसमें एक एलिमेंट आप इसको कंसिडर करोगे, और दूसरा और तीसरा एलिमेंट आपको, दूसरा एलिमेंट क्या कंसिडर करना है उसके बारे में सोचना है। तो अगर आपने पहला एलिमेंट ये कंसिडर करा सेकंड ऑपरेशन के लिए, ये सेकंड ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, या तो आप इससे जस्ट बड़ा देखोगे, या तो इससे जस्ट छोटा देखोगे, या तो इसके जस्ट इक्वल देखोगे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पहला एलिमेंट ये कंसिडर कर रहे हो, तो मिनिमम एलिमेंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, या तो इससे जस्ट बड़ा देखोगे, या तो इसके बराबर देखोगे, या तो इससे जस्ट छोटा देखोगे। उन तीनों का जो डिफरेंस देख के जो सबसे मिनिमम आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं भाई, ये हम कर सकते हैं सेट के थ्रू, या फिर बाइनरी सर्च के थ्रू, या फिर आपको जैसा भी ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेट का यूज़ किया, आप चाहे सॉर्ट करके बाइनरी सर्च भी लगा सकते हो। तो एक बार फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं समझने के लिए क्या किया है मैंने एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट केस इनपुट करवाया भाई, ये फिर मैंने एरे इनपुट करवा लिया, फिर सॉर्ट करवा लिया, ये सॉरी ये तो बी देख रहे हैं अपन। ये हमने एन और के इनपुट करवा लिया, ये हमने एक्स ले लिया, फिर हमने एलिमेंट इनपुट करवा लिया, एरे इनपुट करवा लिया। अगर के एस 3 से उससे बड़ा तो आंसर 0 ही होगा। के 1 के लिए तो आपको सॉर्ट करना है या मिनिमम एलिमेंट लेना है और उसके एडजेसेंट का डिफरेंस देखना है। फिर के इक्वल टू 2 के लिए वही मिनिमम एलिमेंट निकालना है। फिर सेट की हेल्प से मैंने एलिमेंट स्टोर करा लिया, फिर एक लूप लगा लिया, ठीक है ना भाई, एडजेसेंट का डिफरेंस देख लिया। फिर अब आंसर या तो वही होगा, एडजेसेंट मतलब उन एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, सेट की सहायता से लोअर बाउंड फंक्शन अपर बाउंड का यूज़ कर सकते हैं। लोअर बाउंड क्या करता है, जस्ट छोटा या बराबर, जस्ट बड़ा या बराबर देता है। अपर बाउंड हमेशा बड़ा ही देता है। तो अगर आई टी इक्वल टू अपने सेट के एंड में पहुंच गया तो इसको एक से माइनस कर देंगे, और जब तक अब मैं छोटा एलिमेंट चाहता हूँ तो जब तक माइनस करता रहूँगा, जब तक मैं या तो बिगनिंग में नहीं पहुँच जाता या तो छोटे में नहीं पहुँच जाता, उसका मिनिमम ले लूँगा। बड़े के केस में अगर एंड में तो एक से घटा दूंगा और मिनिमम ले लूँगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया, और यहाँ पे आंसर प्रिंट करा लिया। तो यहाँ इसकी जगह आप बाइनरी सर्च भी कर सकते हो सॉर्ट करके, मैंने ऐसे किया। उम्मीद आपको सी सवाल भी समझ में आ गया होगा। और चलते हैं भाई D1 सवाल में। D1 सवाल मैंने इजी वर्जन तो सॉल्व कर लिया, हार्ड नहीं कर पाया। कंस्ट्रेंट्स का फर्क है इजी और हार्ड में, तो देखते हैं क्या अप्रोच लगाई। हो सकता है हार्ड वाला इजी का ही एक्सटेंशन हो किसी डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। तो इजी वाला देख लेते हैं फटाफट से। सवाल है सेट टू मैक्स, you are given two arrays a of and b of length and you can perform following operations. Choose L and R, set let x is equal to maximum of this, and for each L से लेके I set ai equal to x. Determine if you can make array equal to b. तो सवाल क्या बोल रहा है, आपको दो array गिवन है a और b, आप array a पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप कोई भी सब array ले सकते हो, सब array का मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, फिर आपको फिर उस सब array के सारे एलिमेंट्स को आपको x के बराबर कर देना है। तो आपको ये ऑपरेशन लगा के ए और बी को बराबर बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं भाई, फटाफट से देख लेते हैं। मैं टेस्ट केस नहीं समझाऊंगा इस सवाल में, सीधा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो
हाँ, तो मान लीजिए आपका ये ए एरे है, ये आपका बी एरे है ना भाई। तो आपको क्या करना है, ए को बी में कन्वर्ट करना है, और आप ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हो, आई से लेके एल से लेके आर तक आप ए आई को एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, वेर एक्स इज मैक्स ऑफ ए एल से ए आर। ठीक है भाई। तो एक केस तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारा बी ऑफ आई छोटा है ए ऑफ आई से, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कभी भी ए और बी को बराबर बना ही सकते। उस केस में आपको हमेशा नो प्रिंट करना है। क्यों नहीं बना सकते भाई, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर ए आई ही मैक्सिमम है तब भी हम उसको मिनिमम नहीं बना सकते बी आई से, मतलब ए आई से। तो इस केस में हमारा आंसर नो होगा। वरना हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो इसमें एक अप्रोच बन रही है। बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, हमेशा हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें, स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू बी ऑपरेटेड फर्स्ट। इसका क्या मतलब है भाई, इसका ये मतलब है कि जिसके लिए आपको बी आई को, आपको हमेशा क्या करना होगा, अगर आपको अब आपका ए आई और बी आई बराबर नहीं है तो आपको ए आई को कुछ वैल्यू से बढ़ाना होगा ताकि वो बी आई के बराबर बन जाए। तो आपको सबसे पहले उस इंडेक्स को चूज करना चाहिए जिसके लिए ये बी आई आपका मिनिमम हो। मतलब कि अगर आपको वहां उस इंडेक्स पे ऑपरेशन लगाने की जरूरत है तो आप सबसे पहले उस इंडेक्स को पकड़ो जिसके लिए आपका बी ऑफ आई मिनिमम है, और उस पर काम करेंगे। तो मान लीजिए ये इंडेक्स है जिसके लिए हमारा बी ऑफ आई मिनिमम है और हमें ऑपरेशन लगाना है। अब हमारी बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी भाई, इस केस में हम क्या करेंगे, इससे जस्ट एक बड़ा एलिमेंट ढूंढेंगे पीछे जाके। मान लीजिए वो यहां मिला, इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट राइट में जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए वो यहां मिला। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये ऑपरेशन यहां से यहां तक लगा सकते हैं और यहां से यहां तक लगा सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि हमारा, अगर हम इस इंडेक्स पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम ऐसा ना कर बैठे कि हमारा जो बी ऑफ आई है, मतलब ए ऑफ आई है, उसको बी ऑफ आई से बड़ा बना दे। इस केस में हम हमारे कुछ गड़बड़ हो जाएगी आंसर में और हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मैं नंबर ऑफ ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस यस नो प्रिंट करना। तो बेस्ट अप्रोच फिर से बता देता हूँ क्या है, कि सबसे पहले उस इंडेक्स को पकड़ो जिसके लिए आपको बी ऑफ आई को सबसे कम बढ़ाने की जरूरत है। फिर उसके लेफ्ट और राइट में चेक करो कि उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट हमें कहाँ मिल रहा है, और वहीं तक बढ़ाओ ताकि ये कंडीशन हमारी फेल ना हो। अगर ये कंडीशन हमारी फेल हो गई तो हम नहीं बना पाएंगे ए को बी में। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसी को ऑप्टिमाइज करने का कोई तरीका हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। तो एक बार फटाफट से कोड से देख लेते हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। उम्मीद है आपको कोड देख के सवाल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कुछ किया नहीं है मैंने खास, थोड़ा सा दिमाग लगाया है बस। तो यहाँ पे मैंने ए और बी को इनपुट करवा लिया। सबसे पहले तो ये चेक कर लिया कि हमारा अगर ए ऑफ आई बी ऑफ आई से बड़ा हो जाता है तब तो हमें फॉल्स करके ब्रेक कर देना। और अदरवाइज हमें क्या करना है, अगर हमें सबसे पहले पुश कर देना है अपने वेक्टर में बी ऑफ आई और आई। अगर हमारा बी ऑफ आई बड़ा है तो इसका मतलब वहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है। फिर हम इसको सॉर्ट कर देंगे ताकि हम सबसे छोटे वाले बी आई को पहले पकड़ें। फिर हम सबसे लेफ्ट में जाएंगे जब तक हमें वो बी ऑफ आई एलिमेंट नहीं मिल जाता, क्योंकि हमें उसको वहां तक तो बढ़ाना ही पड़ेगा बी ऑफ आई एलिमेंट तक। एक बार फट फट दोबारा से मैं आईपैड में चलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कहाँ पे था भाई, मैं यहाँ पे था कि मैं इस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, मुझे इसको इसमें तो बनाना ही है। तो मैं लेफ्ट से
सब ऐसा इंडेक्स ढूंढने की कोशिश करूंगा जो एटलीस्ट बी ऑफ आई तक पहुंचे, ए ऑफ आई के अंदर, और राइट से भी मैं ऐसा करूंगा, और मैं तब तक उनको बढ़ाऊंगा जब तक मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो मैं रुक जाऊंगा। तो एक बार कोड में दोबारा से देख लेते हैं। तो मैं लेफ्ट में जाता जाता जा रहा हूँ जब तक मैं जा सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इंडेक्स निकाल रहा हूँ, मैं कहाँ तक जा पा रहा हूँ लेफ्ट में, ताकि मेरा ये करंट मैक्सिमम इसके बराबर हो जाए। फिर मैं ब्रेक कर जाऊंगा। फिर यही काम मैं राइट के लिए करूंगा, ताकि मैं बी ऑफ आई तक पहुंच जाऊँ, फिर ब्रेक कर जाऊँ। फिर अगर लेफ्ट -1 नहीं है तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट से कोई इंडेक्स मिली है, तो उस इंडेक्स के लिए मैं लूप चला दूंगा। पर मैं ये वाली कंडीशन इंश्योर करूंगा कि मेरा कभी भी वो बी ऑफ जे से बड़ा ना हो जाए, वरना मैं ब्रेक कर जाऊंगा। क्यों कर जाऊंगा? क्योंकि आगे फिर वो ऑपरेशन लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। और लेफ्ट लेफ्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ ही जा रहा हूँ। पर राइट के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑपरेशन राइट से लेफ्ट की तरफ लगाऊंगा, लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ मैंने लूप चलाया। अगर मेरा करंट मैक्स बी ऑफ जे से छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है, तो मैं अपने ए ऑफ जे को अपडेट कर दूंगा और ब्रेक कर जाऊंगा। फिर एंड में मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या मैंने अपने ए आई और बी आई को बराबर कर दिया। अगर नहीं कर पाया हूँ तो नो प्रिंट कर दूंगा, वरना येस प्रिंट कर दूंगा। वो थोड़ा सा कठिन सवाल लग सकता है, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन लग रही है इस सवाल में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा D1 सवाल। और मेरे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डीमोटिवेट ना होइए। और मेरा इस वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा इस वीडियो को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।